आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित एक प्रमुख राजवंश जिसे हम बोलते हैं उच्च कल्प वंश। इससे पहले हमने अगर देखें तो नागवंश, गर्दभील वंश, परिव्राजक वंश और औलिकर वंश के हमारे वीडियो जो है ऑलरेडी डल चुके हैं, प्ले लिस्ट में बनी हुई है। ठीक है, एमपी स्पेशल करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंशों में हमारा अगला राजवंश है जिसे कि हम उच्च कल्प वंश के रूप में जानते हैं। बात करें अगर उच्च कल्प वंश तो उच्च कल्प वंश हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में अस्तित्व में आया, तो बात है 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच की। तो 5वीं और 6वीं शताब्दी के ठीक है आसपास मध्य प्रदेश में एक वंश अस्तित्व में है जिसे कि हम उच्च कल्प वंश के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें क्षेत्र की, इसका क्षेत्र क्या रहा होगा, तो जो हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड क्षेत्र है, ठीक है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में यह वंश अस्तित्व में आया था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, यानी इस वंश की जो राजधानी थी वो उच्चहरा हुआ करती थी। ठीक है, उस समय उच्चहरा नहीं था, उस समय उसका नाम था उच्चकल्प, और वर्तमान में जिसे हम उच्चहरा के रूप में जानते हैं, ठीक है, वही उच्चहरा जो कभी उच्चकल्प हुआ करता था, इस उच्चकल्प वंश की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और अगर देखें तो ये किस पठार के अंतर्गत आता है, तो यह जो क्षेत्र है वो हमारे बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी, उच्चहरा, वर्तमान उच्चहरा। और उस समय का अगर हम देखें 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास का, तो इसकी राजधानी थी हमारी उच्चकल्प। क्या रही होगी, उच्चकल्प इसकी राजधानी रही होगी। सतना के आसपास का क्षेत्र था जिसे कि हम वर्तमान उच्चहरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस वंश की जानकारी के सोर्सेस क्या है, यानी इस वंश की जो जानकारी है, इस वंश के जो कौन कौन से शासक हुए हैं, उनकी वंशावली के बारे में हमको जो जानकारी है उसके सोर्स क्या है, तो विभिन्न प्रकार के ताम्रपत्र शिलालेख, यानी कि विभिन्न प्रकार के शिलालेख हमको मिले हैं इस वंश से संबंधित। उसके द्वारा हमको इस वंश के बारे में या इस वंश के शासकों के बारे में, इस वंश की क्या राजधानी रही थी, ठीक है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें कि ये जो शिलालेख है, ठीक है, ये किस प्रकार के हैं, तो आपको याद रखना है ये ताम्रपत्र शिलालेख, यानी तांबे की प्लेट पर इनको लिखा गया था। ठीक है, ये जो शिलालेख है उच्च कल्प वंश से संबंधित हैं, इनको किस पर, कॉपर प्लेट पर लिखा गया था, इसलिए इनको बोलते हैं ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है, वही अभी हमने पहले लेक्चर में परिव्राजक वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो परिव्राजक वंश से संबंधित भी कुछ शिलालेख थे जो तांबे पर लिखे गए थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शिलालेख ऐसा था जिसे कि हम भूबरा, ठीक है, शिलालेख बोलते हैं, जो प्रस्तर यानी पत्थर पर लिखा गया था, याद रखना। ठीक है, अभी ये भूबरा जो है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बताऊंगी कि भूबरा से हमको इस वंश के बारे में क्या नॉलेज प्राप्त होती है, तो इसके लिए मैंने भूबरा लिखा है। हालांकि भूबरा उच्च कल्प वंश का शिलालेख नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो क्या हमने देखा कि वर्तमान जो बघेलखंड है मध्य प्रदेश का, ठीक है, उस क्षेत्र में कभी एक वंश अस्तित्व में आया 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास, जिसे कि हम उच्च कल्प वंश के नाम से जानते हैं। और इस उच्च कल्प वंश की जो राजधानी थी वो उच्च कल्प हुआ करती थी, जिसे कि हम वर्तमान उच्चहरा के नाम से जानते हैं। उच्चहरा यानी अगर देखें तो वर्तमान सतना जो जिला है मध्य प्रदेश का, सतना डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंतर्गत एक क्षेत्र जिसे बोलते हैं उच्चहरा, सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो उच्चहरा है जिसका पहले नाम प्राचीन उच्चकल्प हुआ करता था, यही उच्चकल्प, इस उच्चकल्प वंश की राजधानी हुआ करती थी। और ये किस क्षेत्र में आता था, जो वर्तमान बघेलखंड क्षेत्र है ना, रीवा, सतना, सीधी, सिगरौली, ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र, तो यहीं से बघेलखंड क्षेत्र के सतना में उच्चकल्प वंश का शासन हुआ करता था। अगर हम बात करें इस वंश के जो शासक थे, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, तो इस वंश की अगर वंशावली देखें, ठीक है, इस वंश की वंशावली देखें, वंशावली मतलब कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने शासन करा इस क्षेत्र पर, ठीक है, जो उच्चकल्प राजधानी हुआ करती थी इस वंश की, और क्षेत्र क्या था, बघेलखंड क्षेत्र था। ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट के आसपास का क्षेत्र था। तो इसके बारे में जो शासक हुए उनकी जानकारी हमको किन से प्राप्त होती है, जानकारी के सोर्स क्या है, तो अगर हम बात करें तो जानकारी के जो सोर्सेस है वो कुछ शिलालेख हैं। और वो शिलालेख किसके द्वारा लिखे गए, अगर हम बात करें तो उच्च कल्प वंश के दो मेन शासक थे, एक का नाम था जयनाथ और दूसरे का नाम था सर्वनाथ। ठीक है, तो जयनाथ और सर्वनाथ के समय के कहीं कहीं आपको सर्वनाश भी इनका नाम लिखा मिल सकता है। ठीक है, याद रखना। तो वो सर्वनाथ एक ही है, वैसे इनका नाम सर्वनाथ ही है, लेकिन कहीं कहीं सर्वनाश भी आपको मिल सकता है। तो याद रखना, उच्च कल्प की वंश की जो जानकारी है, जानकारी हमको जयनाथ और सर्वनाथ द्वारा के समय लिखे गए जो ताम्रपत्र शिलालेख हैं, तो इन शिलालेखों से हमको इस वंश के
प्रमुख शासकों के बारे में, वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ शिलालेख है। अगर हम बात करें शिलालेख हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो जयनाथ और सर्वनाश के ही ज़्यादातर शिलालेख हैं। और शिलालेख हमको अगर बात करें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कैसे शिलालेख है, तांबे यानी कॉपर की प्लेट पर लिखे हुए हैं वो शिलालेख। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सतना से प्राप्त हुए हैं। सतना के अंतर्गत अगर बात करें तो खो सतना से प्राप्त हुए हैं। सोहावर से प्राप्त हुआ है, एक ताम्रपत्र शिलालेख है। ठीक है, लेख वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सतना में आता है। उचेरा से प्राप्त हुआ है, उचेरा सतना से प्राप्त हुआ है। एक जो शिलालेख है जिसे हम करितलाई शिलालेख के नाम से जानते हैं, ताम्रपत्री शिलालेख है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जबलपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो शिलालेख है वो किन किन शासकों के समय के हैं। तो खो जो शिलालेख है, ठीक है, सतना से प्राप्त हुए हैं। तो खो से हमको शिलालेख मिले हैं वो जयनाथ के समय के भी हैं। खो से हमको कुछ अन्य शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जो शासक थे इस वंश के, सर्वनाथ या सर्वनाश, इनके समय के भी है। यानी कि बात करें अगर खो सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है और खो से हमको कुछ ताम्रपत्र शिलालेख मिले हैं जो जयनाथ के समय के भी हैं और सर्वनाथ के भी समय के हैं। ठीक है, याद रखना। सेकेंड, अगर हम शिलालेख की बात करें, ताम्रपत्री कॉपर प्लेट पर अंकित है, सोहावर शिलालेख। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, सतना जिले में आता है, बघेलखंड क्षेत्र के सतना में आता है। और इस क्षेत्र से किस उच्चकल्प वंश के शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो सर्वनाथ। ठीक है, वही सर्वनाथ। ठीक है, तो सर्वनाथ के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। थर्ड, अगर बात करें तो उचेरा, ये भी सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, और इससे किस उच्चकल्प वंशी शासक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जयनाथ के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर बात करें करितलाई, ठीक है, करितलाई ताम्रपत्र अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये कहाँ किस क्षेत्र से है, अगर बात करें तो जबलपुर से प्राप्त हुआ है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, आता है करितलाई ताम्रपत्र शिलालेख, जबलपुर से प्राप्त हुआ है। और ये किसका है, ये बात करें तो जयनाथ का है। किस उच्चकल्प वंश के शासक का है, जयनाथ का है। ठीक है, तो याद रखना कि उच्चकल्प वंश के जयनाथ और सर्वनाथ के हमको कुछ शिलालेख मिले हैं। कैसे शिलालेख मिले हैं, कॉपर प्लेट पर अंकित शिलालेख मिले हैं, जिससे इस वंश के बारे में हमको काफी जानकारी प्राप्त होती है, वंशावली के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगर वंशावली देखें, इन्हीं अभिलेखों से हमको क्या मिला है, इसके बारे में वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक इस प्रमुख वंश के हुए। तो सबसे पहले बात करें तो औधदेव। ठीक है, इसके जो प्रथम शासक हुए वो कौन हुए, इस वंश के औधदेव हुए। कहीं कहीं आधदेव भी आपको नाम लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो आधदेव या औधदेव, ठीक है, सबसे प्राचीन शासक थे इस वंश के, और इनका विवाह होता है किससे, कुमार देवी से। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है अगर कि इस वंश के प्राचीन शासक कौन थे, औधदेव या आधदेव थे। इनका विवाह कुमार देवी से होता है और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम माँ के नाम पर ही रखा जाता है, माँ थी कुमार देवी, तो इनके पुत्र का नाम औधदेव और कुमार देवी अपने पुत्र का नाम रख देते हैं कुमारदेव। ठीक है, तो कुमारदेव किसका पुत्र था, औधदेव का पुत्र था। फिर कुमारदेव का होता है विवाह जयस्वामिनी के साथ। ठीक है, कुमारदेव की पत्नी कौन थी, जयस्वामिनी थी, सॉरी। ठीक है, फिर कुमारदेव और जयस्वामिनी का एक पुत्र होता है जिसका नाम था जयस्वामिन, माता के नाम पर ही है, देखो सबके नाम, कुमारदेव का भी माता के नाम पर, जयस्वामिन का भी अपनी माता के नाम पर। ठीक है, माता होती ही महान है। ठीक है, तो जयस्वामिन जो है इस वंश के अगर देखें तो अगले वंशज थे जयस्वामिन। ठीक है, उत्तराधिकारी थे कुमारदेव के, और इनका विवाह किससे होता है, रमा देवी से होता है। इनका नाम काफी बड़ा है, आप शॉर्ट याद रखोगे, रामा देवी, कहीं कहीं लिखा मिलता है, रमा देवी से होता है। जयस्वामिन की पत्नी कौन थी, रमा देवी थी। ठीक है, जयस्वामिन और रमा देवी का एक पुत्र था जिसका नाम था व्याघ्रदेव। क्या नाम था, व्याघ्रदेव। ठीक है, और व्याघ्रदेव का विवाह होता है अज्यहिता देवी, कहीं कहीं आपको अज्यहिता देवी मिलेगा। ठीक है, अज्यहिता देवी, और कहीं कहीं आपको इनका नाम अज्यता देवी भी मिल सकता है। ठीक है, याद रखना दोनों एक ही है। कहीं कहीं जो सोर्सेस आप जो पढ़ रहे होंगे बुक्स वगैरह या कहीं भी XYZ गूगल वगैरह कहीं भी आप सर्च करें तो इनके नाम कहीं कहीं अज्यता देवी भी आपको लिखे मिल सकते हैं और कहीं कहीं अज्यहिता देवी भी आपको लिखे मिल सकते हैं। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो व्याघ्रदेव का विवाह होता है। व्याघ्रदेव कौन थे, उच्चकल्प वंश के अगर बात करें जयस्वामिन के बाद अगले उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, शासक हुए जिनका विवाह अज्यता देवी से होता है। किससे होता है, अज्यता देवी से होता है।
ठीक है। व्याघ्रदेव के अगले पुत्र होते हैं जयनाथ। व्याघ्रदेव के बाद अगले शासक कौन बनते हैं? जयनाथ बनते हैं। और इनका विवाह होता है रानी मोरंडा स्वामिनी के साथ। किसके साथ? रानी मोरंडा स्वामिनी के साथ इनका विवाह होता है। यानी कि रानी मोरंडा स्वामिनी किसकी पत्नी थी? जयनाथ की पत्नी थी। और जयनाथ किसके उत्तराधिकारी थे? व्याघ्रदेव के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। जयनाथ और रानी मोरंडा स्वामिनी के एक पुत्र होता है जिसका नाम था सर्वनाथ। और जो ये सर्वनाथ था, ये क्या है? इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। तो याद रखना, अक्सर पूछने आता है कि इस वंश का प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो जो सर्वनाथ हुआ वो इस उच्च कल्प वंश, जो बघेलखंड क्षेत्र में कभी हुआ करता था, ठीक है, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास, जिसकी राजधानी क्या थी? उच्च कल्प या उच्चैरा हुआ करती थी। इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था सर्वनाथ। ठीक है। कहीं कहीं सर्वनाश भी इनका मिल सकता है। और अक्सर अगर बात करें तो जयनाथ और सर्वनाश के ही हमको ज्यादातर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे कि इस वंश के बारे में या वंशावली के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो याद रखना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सर्वनाथ था। ठीक है। और ये जो वही सर्वनाथ है जो किसके समय का था बात करें तो एक शासक था जिसको बोलते हैं परिव्राजक वंश का शासक था हस्तिन। क्या नाम था? हस्तिन। ठीक है। तो जब परिव्राजक वंश में हस्तिन का शासन था, उस समय उच्च कल्प वंश में सर्वनाथ का शासन हुआ करता था। ठीक है। याद रखना कि जब उच्च कल्प वंश में सर्वनाश का शासन था या सर्वनाथ का शासन था, उस समय परिव्राजक वंश में हस्तिन का शासन हुआ करता था। हस्तिन भी काफी महान था। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सर्वनाथ जो है वो किस परिव्राजक वंश के शासक के समकालीन रहा था या रहा होगा? तो हस्तिन के समकालीन था। ठीक है। किसके समकालीन था? हस्तिन के समकालीन था। ठीक, याद रखना। ये बात हमको किससे प्राप्त होती है? हस्तिन के समय का एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं भूवरा अभिलेख। ठीक है। ये मैंने लिखा है ना, भूवरा अभिलेख। तो भूवरा अभिलेख जो है ये हस्तिन के समय का ही है। ठीक है। और हस्तिन क्या था? परिव्राजक वंश का संबंधित एक महान शासक था हस्तिन। ठीक है। तो इसका अभिलेख है भूवरा अभिलेख। और इसमें यह उल्लेख है कि जो परिव्राजक वंश थे इनके पड़ोसी कौन हुआ करते थे? ठीक है। तो इनके पड़ोसी देखो, ये जो थे परिव्राजक वंश, इनका शासन कहाँ होता था? मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, पन्ना। ठीक है। पन्ना और उसके आसपास के क्षेत्र पर परिव्राजक वंश यानी हस्तिन जिस वंश से संबंधित था, इनका शासन हुआ करता था। ठीक है। बुंदेलखंड वाला भाग। पन्ना के इस साइड अगर हम देखें तो है सतना। ठीक है। अभी मैं मैप नहीं बना रही हूँ, तो पन्ना के साइड में अगर हम देखें पन्ना के इधर सतना, तो इनकी सीमा दोनों की जो बाउंड्री थी, ठीक है, तो किस किस वंश की बाउंड्री मिलती थी? तो परिव्राजक वंश जो थी उसकी सीमा किससे मिलती थी? उच्च कल्प वंश से मिलती थी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि उच्च कल्प वंश का पड़ोसी राज्य कौन हुआ करता था? परिव्राजक वंश उनका पड़ोसी हुआ करता था। दोनों क्या है? सेम, अगर देखें एक ही काल या एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है। परिव्राजक वंश भी जो मध्य प्रदेश में कब उसने शासन किया? 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो पढ़ लेना। ठीक है। अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना। ठीक है। अगर जिन्होंने मेरी क्लास देखी हो तो, या वीडियो को देख लेना, पुराने वीडियो डले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वनाथ, ठीक है, तो सर्वनाथ भी क्या था? उच्च कल्प वंश का शासक था। और उच्च कल्प वंश ने भी मध्य प्रदेश के, ठीक है, 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन किया। लेकिन इनका क्षेत्र क्या होता था? बघेलखंड। ठीक है। ये इधर पूरा जो रहता है, ये क्या रहता है? मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। और इसके बाद इधर लग जाता है बघेलखंड। बघेलखंड में सतना, ठीक है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये आते हैं बघेलखंड में आते हैं। ठीक है। कौन कौन से आते हैं? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वर्तमान मध्य प्रदेश के हैं। तो ये जो है, ठीक है, याद रखना कि परिव्राजक वंश और उच्च कल्प वंश एक दूसरे के क्या थे? पड़ोसी थे। जानकारी किससे प्राप्त होती है हमको? एक भूवरा जो लेख है, ठीक है, भूवरा शिलालेख है, अभिलेख है, ये किसका है? हस्तिन के समय का है। और ये पत्थर पर लिखा गया है, याद रखना। ठीक है। इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि परिव्राजक के उच्च कल्प वंश के शासक क्या थे? पड़ोसी हुआ करते थे। यानी परिव्राजक वंश जो था वो उच्च कल्प वंश का क्या था? पड़ोसी था। ठीक है। उच्च कल्प वंश का पड़ोसी क्या था? परिव्राजक वंश था, जिसका एक शासक था हस्तिन। और हस्तिन जो है किसके टाइम पीरियड का है? बात करें तो सर्वनाश के समय का है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ प्रमुख ताम्रपत्र शिलालेख है, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें किस वंश से संबंधित है? उच्च कल्प वंश से संबंधित है। और इन शिलालेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सतना, जबलपुर इत्यादि से प्राप्त हुए हैं। सतना से काफी सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र शिलालेख, जो कि जयनाथ और सर्वनाथ के समय के हैं, जिससे कि हमें इस वंश के वंशावली के बारे में पता चलता है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जिसमें से एक शिलालेख क्या है? करितलाई शिलालेख है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। करितलाई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जबलपुर से प्राप्त हुआ है। ये किसका है? जयनाथ का है। याद रखना, ये किसका है? जयनाथ का है, करितलाई। और इसमें क्या है? किसके बारे में बताया गया है? इसमें भूमि अनुदान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भूमि
अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान। ये किसको अनुदान देते थे? ब्राह्मणों को अनुदान देते थे। जो ब्राह्मण होते थे उनको ये भूमि गांव का अनुदान देते थे, ठीक है, गांव की भूमि का अनुदान देते थे। तो करितलाई जो ताम्रपत्र शिलालेख है जबलपुर में है और ये जैनाथ के टाइम पीरियड का है। इसमें भूमि अनुदान के बारे में बताया है। किसको दिया? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें उचेरा का, उचेरा जो है ताम्रपत्र शिलालेख ये कहाँ है? सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। उचेरा सतना में आता है, ठीक है, जो कभी उच्चकल्प हुआ करता था, वर्तमान उचेरा है। ये किसका है? जैनाथ का है। जैनाथ जो हमने पहले पढ़ा जबलपुर वाला, वही जैनाथ इनका भी है। सतना में भी जैनाथ का ही ताम्रपत्र शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है ना, ये पहले कटनी में हुआ करता था, ठीक है। ये मेनली इसका नाम क्या है? कटनी ताम्रपत्र शिलालेख। जो उचेरा वाला जो है ना, इसका मेन नाम क्या है? कटनी ताम्रपत्र शिलालेख है। लेकिन हमको ये जो इसकी जो कॉपर प्लेटें है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हमको उचेरा से प्राप्त हुई है, इसलिए इसको हम उचेरा शिलालेख भी बोल देते हैं। मेनली कहाँ का है? कटनी ताम्रपत्र शिलालेख है। लेकिन इसकी प्लेटें जो है वो कहाँ से मिली है? उचेरा से मिली है, ठीक है। और इनको वर्तमान में कहाँ रख दिया गया है? जबलपुर के संग्रहालय में रखा गया है, याद रखना। ये भी किसका है? जैनाथ का है। अगर हम बात करें जैनाथ का एक और है, खो सतना से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? खो सतना से प्राप्त हुआ है। और इसमें भी अगर बात करें तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के बारे में बताया गया है। और इसमें भी गांव के अनुदान, ठीक है, इसमें ब्राह्मण जो है उनको भूमि अनुदान, ठीक है, भूमि अनुदान। और उचेरा वाले में भी अगर बात करें तो गांव के अनुदान के बारे में, गांव को क्या दिया गया था? अनुदान दिया गया था, ठीक है, उसके बारे में वर्णन मिलता है। और वंशावली तो हमें जानकारी प्राप्त होती ही होती है। इसके बाद बात करें तो सोहावल, सोहावल यानी कि सतना से प्राप्त हुआ है। सोहावल ताम्रपत्र शिलालेख हमको कहाँ से मिला है? सतना से मिला है। और ये किस शासक का है? सर्वनाथ, जो अंतिम शासक था सर्वनाथ, इसके समय का है। सोहावल से प्राप्त हुआ है हमको, ठीक है, याद रखना। इसमें भी भूमि अनुदान के बारे में बताया गया, अनुदान के बारे में, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दिया जाता था, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो खो सतना से भी एक सर्वनाथ के समय का एक ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? खो से जैनाथ के समय का भी प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमि अनुदान के बारे में बताया। वहीं खो सतना से एक ताम्रपत्र शिलालेख सर्वनाथ के समय का भी हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में बताया? अगर बात करें तो गांव को अनुदान के बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में? ग्राम के अनुदान के बारे में बताया, याद रखना, ग्राम अनुदान के बारे में बताया, ठीक है। इसके अतिरिक्त सर्वनाश का एक अन्य ताम्रपत्र भी हमको खो सतना से मिला है। एक ताम्र अलग अलग सन के हैं, अलग अलग डेट के हैं, याद रखना। और इन पर जो अंकित डेट हुआ करती थी वो गुप्त जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग हुआ करती थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसके सामंत रहे होंगे? गुप्तों के, ठीक है। ये जो उच्चकल्प वंश के शासक थे ये गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के क्या थे? जागीरदार या सामंत कह सकते हैं, उनके अधीन थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। ये गुप्तों के सामंत थे क्योंकि इनके द्वारा जो जारी ताम्रपत्र शिलालेख है उस पर जो अंकित तिथि है वो क्या? गुप्त कैलेंडर के अकॉर्डिंग, गुप्त कैलेंडर के अनुसार ही है। जितने भी इनके जो शिलालेख है, याद रखना, सिर्फ एक शिलालेख ऐसा है जो तिथि रहित है, ठीक है, याद रखना। खो से प्राप्ति एक शिलालेख ऐसा है सर्वनाथ के समय का जो क्या है? तिथि रहित है। तो पूछा जा सकता है कि किस उच्च कल्प वंश के शासक का शिलालेख तिथि रहित शिलालेख है? तो उच्च कल्प वंश के शासक सर्वनाथ का खो सतना से प्राप्त एक शिलालेख तिथि रहित शिलालेख है, याद रखना। कैसा शिलालेख है? तिथि रहित शिलालेख है, जिसमें कि एक गांव को, ठीक है, दान में दिए जाने का वर्णन है, ठीक है। 14 गोमिका को एक गांव के अनुदान या दान में देने का वर्णन मिलता है। तिथि रहित शिलालेख खो सतना से ही प्राप्त हुआ है। किसका है? सर्वनाथ का है, ठीक है। सतना से सर्वनाथ के अन्य शिलालेख भी मिले हैं लेकिन वो तिथि रहित नहीं है। लेकिन एक शिलालेख ऐसा है सर्वनाथ का जो कि सतना से मिला है, उस पर डेट अंकित नहीं है। और जो डेटें अंकित भी होती थी, जितने भी जो शिलालेख ताम्रपत्र शिलालेख प्राप्त हुए हैं इस वंश से संबंधित, तो वो डेटें किसके अकॉर्डिंग होती थी? जो गुप्त कैलेंडर था उसके अनुसार डेटें अंकित होती थी। तो हम कह सकते हैं भाई कोई अपने आप ऐसे किसी की डेट का कैलेंडर थोड़ा ना निकलेगा। हम अपने इंडिया की इंडिया में जो चीजें चलती हैं इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हम अमेरिका के अकॉर्डिंग थोड़ा काम करने लगेंगे, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। तो हम तभी काम करते थे ना जब हम क्या थे? परतंत्र थे, आजाद नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद हमारा अपना शासन हो गया, रूल रेगुलेशन हमारे अपने हो गए।
तो ऐसे, ठीक है। याद रखना कि उच्च कल्पवंश के जो शिलालेख है उस पर जो अंकित तिथि है वो किसके अनुसार है, गुप्त, ठीक है, कैलेंडर है उसके अनुसार है। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये जो उच्च कल्पवंश जो शासक थे ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। किसके सामंत हुआ करते थे, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। किसके, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन देखो एक हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से, नचनागंज से। कहाँ से, नचनागंज से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। हालांकि ये शिलालेख जो है नचनागंज से प्राप्त हुआ है और इस शिलालेख में एक राजा का उल्लेख किया गया, एक शासक का उल्लेख किया गया। इस वंश का नहीं है शिलालेख, एक अन्य शिलालेख प्राप्त हुआ है हमको। ये जो है शिलालेख, ताम्रपत्र शिलालेख जो मैंने इधर लिखे हैं वो उच्च कल्पवंश के शासकों के हैं। लेकिन मैं आपको कुछ दो शिलालेखों के बारे में अलग से बता रही हूँ जो मैंने लिखा है अन्य, जैसे भूवरा, ठीक है, सतना से, और परिव्राजक वंश के शासन हस्तिन का है, जिसमें बताया गया है कि जो उच्च कल्पवंश था, ठीक है, वो परिव्राजक का पड़ोसी था, अड़ोसी पड़ोसी थे, ठीक है। और हस्तिन के समय उच्च कल्पवंश का शासक कौन था, सर्वनाश था, ठीक। फिर अगला अगर एक मैं आपको बताऊं, एक अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसको बोलते हैं हम नचनागंज का शिलालेख। क्या बोलते हैं, नचनागंज का शिलालेख। और ये जो शिलालेख हमको मिला है इसमें एक जो उच्च कल्पवंश के एक शासक थे जिनका नाम था व्याघ्रदेव, ठीक है। उच्च कल्पवंश के शासक थे व्याघ्रदेव। तो ऐसा ही एक नाम अंकित है इस शिलालेख पर, ठीक है, व्याघ्रदेव, व्याघ्रदेव ही नाम अंकित है। जैसे आपका नाम मान लो क्या है, व्याघ्रदेव है, तो इस जो शिलालेख नचनागंज से मिला है इस पर ये व्याघ्रदेव, ठीक है, नामांकित है। और उसमें क्या लिखा है कि जो ये व्याघ्रदेव है ये क्या, बाकाटक के सामंत थे, ठीक है। बाकाटक जो नृपति थे उनके क्या थे, मांडलिक थे, इनको मांडलिक बताया, यानी कि उनके सामंत जागीरदार थे। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं कुछ जो इतिहासकार हैं कि हो सकता है ये बाकाटकों के सामंत रहे हो व्याघ्रदेव, जिसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और ये व्याघ्रदेव हो सकता है यही व्याघ्रदेव हो, ठीक है। तो नचनागंज शिलालेख से हमको क्या जानकारी मिलती है कि उसमें एक व्याघ्रदेव नाम के शासक का उल्लेख है और उसमें लिखा है कि जो व्याघ्रदेव है ये बाकाटकों का क्या है, जागीरदार या सामंत है, ठीक है, यानी उनकी अधीनता स्वीकार करता। उसे बाकाटी नृपति जो राज्य है उनका मांडलिक कहा गया है, ठीक है, उनकी अधीनता स्वीकार करता है, बाकाटों का सामंत है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते थे कि हो सकता है इस जो शिलालेख में जो नाम उल्लेखित है व्याघ्रदेव वो यही व्याघ्रदेव हो, ठीक है। जिससे अगर ये यही व्याघ्रदेव है तो फिर ये बाकाटकों का सामंत हो गया, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं होती, ठीक है, कि ये यही व्याघ्रदेव हो सकता, कोई और व्याघ्रदेव हो। आपका नाम व्याघ्रदेव हुआ तो हो सकता आप इनके सामंत रहे हो, ठीक है। तो नाम एक होने से कुछ और सिद्ध नहीं होता ना, सिर्फ इतना ही कहा गया है कि व्याघ्रदेव नाम का उल्लेख है और उसे बाकाटकों का सामंत बताया गया है, ठीक है। लेकिन इनके जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उच्च कल्पवंश के शासकों के, उनमें जो तिथि अंकित है वो गुप्त कैलेंडर के अनुसार ही है। इसलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उच्च कल्पवंश के जो शासक थे वो गुप्तों के अधीनता स्वीकार करते थे और उनके शासक थे बाकाटकों के सामंत नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, उच्च कल्पवंश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज कर करके रुक के डबल से वीडियो देख लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। कल मिलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ। और हाँ, वीडियो को अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।